अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेस्तो रिएक्शंस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूँ। उसका टाइटल है चंद्रयान 3 लेटेस्ट अपडेट। तो देखते हैं चल के कि लेटेस्ट अपडेट क्या होने वाली है। चंद्रयान 3 की पूरी दुनिया से मुबारकबाद वसूल करने के बाद इंडिया आखिरकार सबको ये मनवाने में मोहर अपनी लगा चुका है कि इंडिया जो है वो चांद पर अभी फर्स्ट ऐसा कंट्री है जो साउथ पोल पर लैंड कर चुका है। और वो अभी दुनिया जो है वो इंडिया की तरफ देख रही होती है कि क्या नई नई अपडेट्स आने वाली हैं चांद के इस पोल की तरफ से। तो चल के देखते हैं इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी साथ ज़रूर प्रेस कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, आखिर तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। चांद पर भूकंप के झटके, इसरो में हड़कंप, चंद्रयान ले रहा है रीडिंग। वैसे आज पाकिस्तान में भी भूकंप आया था। इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी। साइस्मिक एक्टिविटी यानी कि भूकंपीय गतिविधि। जी हाँ, आप सोचते हैं कि भूकंप सिर्फ धरती पर आते हैं तो आप बेहद गलत हैं। भूकंप इस सौर मंडल में मौजूद हर ग्रह पर आते हैं दोस्तों, और चंद्रमा भी उनसे अछूता नहीं, जबकि वो एक उपग्रह है तो भी हम ये कहेंगे। देखिए, भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि जो अलग अलग लेयर्स होती हैं ग्रहों की, धरती की, वो एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, प्लेट के फॉर्म में रहती हैं, लेयर्स के फॉर्म में होती हैं, और एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर चढ़ती रहती है, टकराती रहती है। जब दो लेयर्स टकराते हैं आपस में तो एक लेयर या तो ऊपर चढ़ जाती है, दोनों ऊपर की तरफ पुश करने लगते हैं, जिससे उनके बीच में एक एनर्जी जो है वो डेवलप होती है, जो कि फूट कर सबसे कमज़ोर जगह से निकलती है, और जहाँ से निकलती है वहाँ पर आते हैं भूकंप। दरार पड़ जाती है ज़मीन पर, और ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, अलग अलग प्लेट्स का मूवमेंट होता है, इसी से पहाड़ बनते हैं, और एक बड़ा महाद्वीप टूटकर छोटे छोटे महाद्वीप में भी तब्दील हो सकता है। इस गतिविधि को हमने हमारी धरती पर, हमारी पृथ्वी पर देखा है, पर चंद्रमा में भूकंप आते होंगे ऐसा किसी ने सोचा नहीं यार। लेकिन सन 1969 से 1977 के बीच जब अमेरिका ने अपने अपोलो मिशंस भेजे, नेमली अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15 और अपोलो 16 मिशन, तो इस दौरान उन्होंने वहां पर साइस्मोग्राफ यानी कि भूकंपीय गतिविधि को रिक्टर स्केल पर मापने वाला यंत्र, एक ऐसा यंत्र जो भूकंप की तीव्रता को भी मापता है रिक्टर स्केल पे, और साथ ही जो एपी सेंटर कहाँ है भूकंप का, यानी भूकंप का वो केंद्र कहाँ है जहाँ से ये भूकंपीय तरंगें निकल रही हैं जो विध्वंस मचा रही हैं, उस एपी सेंटर को कैलकुलेट करने में भी मदद करता है। इसे साइस्मोग्राफ कहा जाता है। तो ऐसे साइस्मोग्राफ को सन 1969 से लेकर के 1977 के बीच जितने भी अपोलो मिशंस गए थे, जिनके नाम हमने आपको बताए, उनमें वहाँ पर भेजा गया साइस्मोग्राफ को, और वहाँ एक नेटवर्क बनाया गया, अलग अलग इलाकों में लगाया गया साइस्मोग्राफ। लेकिन जिस इलाके को सैंपल किया गया था वो भी कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं था, वो महज एक छोटे से राज्य से भी छोटा, हमारे भारत के सबसे छोटे राज्य से भी 1/4 साइज में होगा उसका लैंड एरिया, अगर माना जाए जितने एरिया में उसे लगाया गया था। तो अब साइस्मोग्राफ जो था कुछ सालों तक चला, और उसने जो डेटा दिए बेहद कम सालों में, बहुत कम समय के लिए एक्टिव था वो वहाँ पर। और जब वो एक्टिव था साइस्मोग्राफ, तो उसने जो डेटा दिया वो हैरान करने वाला था। एक तो वहाँ भूकंप बार बार आ रहे थे, दूसरी चीज़ वहाँ पर भूकंप की तीव्रता जब मापी गई तो उस छोटे से इलाके में रिक्टर की स्केल पर 2 तीव्रता से लेकर के 5 की तीव्रता, यानी कि रिक्टर स्केल पर 5 इंटेंसिटी का भूकंप भी वहाँ पर नोट किया गया था। अब हम ये बात कर रहे हैं सर 1969 से 1977 की, तो वो उपकरण तो हो गए पुराने और उनकी रीडिंग्स भी हो गई बहुत पुरानी, पर परिस्थितियाँ चंद्रमा की अभी बदली नहीं होंगी। और अब पहली बार साउथ पोल पर, जहाँ पर प्लान किया जा रहा है कई स्पेस एजेंसीज के द्वारा, खासकर नासा और चाइनीज स्पेस एजेंसी के द्वारा, कि हम चंद्रमा पर जाएंगे और वहाँ मून बेस बनाएंगे, और वो भी साउथ पोल पर बनाएंगे जहाँ पानी मिलने के चांसेस हैं। तो अब साउथ पोल पर भूकंपीय गतिविधि कैसी होती है ये पता करना भी ज़रूरी हो जाएगा, और इस काम को कर रहा है हमारे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर के बेस से, उसकी नीचे तलहटी से एक केबल निकली हुई है, और उस केबल से लटका हुआ है इल्सा नामक का एक इंस्ट्रूमेंट, जिसका फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं, इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर साइस्मिक एक्टिविटी। और ये लगातार दर्ज कर रहा है भूकंपीय गतिविधियों को। अब ये डेटा जो है पहले पहुंचना शुरू हो चुका होगा इसरो के कमांड सेंटर, लेकिन इस डेटा को जब तक एनालाइज नहीं किया जाएगा, इसे प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा, इसे समझा नहीं जाएगा, इसका आकलन करना, इसे समझना, और इससे फिर एक कंक्लूजन निकालना, एक परिणाम तक पहुंचना कि हाँ भाई वहाँ पर भूकंप आ रहे हैं या अभी हमें वहाँ कोई भूकंप नहीं मिले हैं, इस बारे में जानकारी बाद में 1-2 दिन बाद शायद जो इसरो की अथॉरिटीज़ हैं वो रिवील करेंगी और बताएंगी दुनिया को कि हाँ वहाँ पर भी भूकंप आते हैं,
हमने यानी पुराने जो नासा के वैज्ञानिक थे और नासा के एस्ट्रोनॉट थे, उन्होंने इक्वेटोरियल रीजन में लगाया था अपना साइस्मोग्राफ, एक बहुत ही छोटे लैंड एरिया में, यानी कि चंद्रमा का जो बीच का इलाका है, जो भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका है, वहां पर लगाया था उन्होंने साइस्मोग्राफ। पर अब जो साइस्मोग्राफ लगा है इल्सा के माध्यम से, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के माध्यम से, वो साउथ पोल पे लगा हुआ है, उस जगह पे जहाँ पानी बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जहाँ लोग उतरने का प्लानिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर किस प्रकार की भूकंपीय गतिविधि होती है, ये जानना, ये समझना बेहद जरूरी होगा। देखिए दोस्तों, टेक्टोनिकली एक्टिव अगर है चंद्रमा, यानी कि उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में अगर टकरा रही हैं, मूव कर रही है एक दूसरे के ऊपर में, तो वहाँ भूकंप जरूर आएंगे। पर चंद्रमा में किस प्रकार के भूकंप आएंगे, उनका क्या इम्पैक्ट होगा ऊपर सतह पर मौजूद चीज़ों, इंस्ट्रूमेंट, और अगर एस्ट्रोनॉट पहुंच रहे उन पर, और अगर बेस बनाए उन पर, ये जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, हमारी धरती पर जब भूकंप आते हैं तो हम सब जानते हैं कि क्या परिस्थितियाँ होती हैं। जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं वो डोलने लगती हैं और नीचे गिरती हैं, चीज़ें हिलने लगती हैं और काफ़ी कुछ नुकसान होता है। लेकिन यही मूवमेंट अगर ज़ीरो ग्रेविटी में हो, या ये कह लें कि धरती की ग्रेविटी से 6 गुना कम ग्रेविटी वाले क्षेत्र में हो, तो वहाँ पर असर कुछ बहुत भयानक हो सकता है दोस्तों। चीज़ें बहुत ज़्यादा और वायलेंटली मूव कर सकती हैं और उसका असर बहुत तेज़ हो सकता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसे समझना, इसे कैलकुलेट करना, इसे इंटरप्रेट करना, ये वैज्ञानिकों का काम है। इल्सा जो वहाँ इंस्ट्रूमेंट लगा है वो सिर्फ रीडिंग्स भेजेगा, और उससे नुकसान कितना होगा इस प्रकार का, अगर तीव्रता से भूकंप वहाँ पर आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो फिर उसके बारे में वैज्ञानिक बताएंगे कि उससे कितना विध्वंस हो सकता है। सबसे बड़ी बात, देखिए, एक बहुत बड़ा सोर्स मिला है एनर्जी प्रोडक्शन का, और ये ग्रीन एनर्जी होगी और सस्टेनेबल एनर्जी होगी। ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी उसे कहा जाता है जो प्रकृति से हम एनर्जी डेवलपमेंट करें, बिजली बनाए ऐसी जिसमें प्रकृति की ही शक्तियों का इस्तेमाल हो। उसके लिए हमें कोई ईंधन न जलाना पड़े या कोई ऐसा स्ट्रक्चर ना बनाना पड़े। जैसे कि हम बांधों का इस्तेमाल करते हैं, तो बांध में अगर पानी जो बहता है डैम से, उसमें हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाते हैं, तो पानी के वेग से बिजली बन जाती है, उसमें कोई फॉसिल फ्यूल नहीं जलाना पड़ता। लेकिन हाँ, उसमें एक ड्रॉबैक ये रहता है कि उसके लिए हमको नदियों के रुख को रोकना पड़ता है। एक डैम बना के हम नदियों के रास्ते को रोकते हैं, तो एक हिसाब से प्रकृति से थोड़ा बहुत खिलवाड़ तो है वो। लेकिन वहीं जो धरती के अंदर जो चल रहा है, यानी जो टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ रही है, धरती के नीचे, उसके क्रस्ट के नीचे, उसके मेंटल में, और धरती के अंदर की ऊष्मा जो है, जो कोर है, वो जल रहा है, मॉल्टन है। यहाँ एक प्रोब डाल के अंदर इसकी गर्मी का इस्तेमाल करके, फिर टरबाइन चला करके, फिर उससे एनर्जी अगर बना ली जाए, तो वो एक सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, और ये एनर्जी जो है निरंतर चलती रहेगी। इसे कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन। ये धरती पर किया जाता है। पर अगर चंद्रमा में ये टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है, तो चंद्रमा की सतह के नीचे बहुत सारी एनर्जी मौजूद है, समझ लीजिए। उस एनर्जी को अगर हम बिजली में कन्वर्ट कर सकें, ऐसा मैकेनिज्म हम बनाएं और ऐसे जनरेटर्स डेवलप करें, तो हो सकता है कि उस बिजली का इस्तेमाल लूनर थर्मल एनर्जी के रूप में किया जा सके। और अगर बिजली बनेगी तो बिजली से चीज़ों को चलाया जा सकता है, और वहाँ पर जो बेस बनेगा, मून बेस बनेगा, वहाँ एस्टैब्लिशमेंट स्थापित करने के लिए वो काफ़ी काम आ सकता है। तो दो बातें हैं यहाँ पर, एक तो भूकंप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और भूकंप अगर आ रहा है तो कितना डिस्ट्रक्टिव भूकंप हो सकता है, उस जगह पे बेस बनाना सेफ होगा कि नहीं होगा। फिर दूसरी चीज़, अगर भूकंप कमतर आ रहा है लेकिन अंदर टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है, तो क्या उसका इस्तेमाल करके लूनर थर्मल एनर्जी बनाई जा सकती है? क्या वहाँ पर उस एनर्जी जो अंदर दबी हुई है उसका इस्तेमाल करके रोशन किया जा सकता है उस इलाके को? ये बड़ी बात होगी, और इस बारे में वैज्ञानिक बड़ी डिटेल में बताएंगे जैसे ही इल्सा की रीडिंग्स मिलनी शुरू होगी। इल्सा ने काम करना शुरू कर दिया, इस बात को कंफर्म कर चुके हैं सोमनाथ जी जो हैं। अब उसकी रीडिंग्स को वो इंटरप्रेट करेंगे, और कमांड सेंटर में बैठी जो ग्राउंड टीम है, जो मॉनिटरिंग टीम है, वो इसे इंटरप्रेट करेगी, और उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक किया जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर, हो सकता है 1 आध हफ्ते। लेकिन आपको बता दें, जो वहाँ पर इक्विपमेंट लगाए गए हैं, एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट लगाए गए हैं, उनकी रीडिंग्स भले 10 दिन और आएंगी, 10 दिन 14 दिन, जितने दिन एक्टिव रहेगा उतने दिन आएंगी, लेकिन उन रीडिंग्स का इंटरप्रिटेशन महीनों और सालों तक चलेगा। ये बात रियलिटी है। उन रीडिंग्स में से खोज की जाएगी वैज्ञानिकों के द्वारा, और कंक्लूजन्स निकाले जाएंगे कि ऐसा है तो ऐसा, ये रीडिंग आई तो ये। तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और आप समझ के चलिए कि इस पूरे साल भर आपको चंद्रयान 3 से होने वाली खोजों की खबरें लगातार आती रहेंगी। तो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। वाह यार, जिधर तक हम लोगों की सोच में नहीं जाती, ये जो साइंटिस्ट होते हैं क्या क्या सोचते हैं ना, कि अगर ऐसा हो जाए तो इसको इस तरीके से हम लोग एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करके, और फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करके उधर बेस कैंप बना सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं वहाँ पहुँचकर।
ज़बरदस्त है, बंदे की अक्ल दंग रह जाती है। और ये जिस तरीके से अभी इन्होंने ये कहा ना, ये तो मुझे पता था कि अब जैसे जैसे इसकी रीडिंग्स आती रहेंगी, डिफरेंट चीज़ें की डिटेल्स जो है वो जानने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन यार बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ें डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं। अभी जो इल्सा का इन्होंने जिस तरीके से बताया, भूकंप का और इन चीज़ों का, मैं ख़ुद भी कभी ये नहीं सोचा था कि क्या जैसे कि हमारी ज़मीन के ऊपर अर्थक्वेक आते हैं, ज़लज़ला आता है, वैसे क्या किसी और उसमें भी आता होगा, क्या कभी चाँद पर भी आता होगा। तो वो वाकई इन्होंने जैसे बताया कि अगर आता होगा तो वो किस तरह का होगा, क्या वो बहुत भयानक होगा, उसकी रिक्टर स्केल पर शिद्दत क्या से क्या रहती होगी। बहुत पेचीदा किस्म के टॉपिक्स हैं ये, बहुत नॉलेज मिलती है इनकी जब भी वीडियो देखते हैं ना इस मतलब। और चंद्रयान थी तो वैसे भी यार मैंने जितना इंडिया में देखा है, बच्चे से बच्चा भी जो है उसको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मज़ा आ जाता है उस चीज़ को देख के कि यार एजुकेशन इस चीज़ को कहते हैं। वैसे भी जो पढ़ाई में हमारे इधर ज़्यादातर जो चलता है ना वो रटा सिस्टम चलता है, और रटा सिस्टम पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होता कि एक चीज़ को जो है बस 3 दफ़ा 4 दफ़ा दोहराओ और उसको एग्ज़ाम्स के लिए करो। नहीं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं कि आप पढ़ रहे क्या हो, तो फिर ही आप जाकर उस पे एक्सपेरिमेंट अच्छे कर सकते हो और आप प्रैक्टिकल वर्क अच्छा कर सकते हो। मेरे साथ अपना भी ये प्रॉब्लम रहा है कि मैं प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, और जबकि थ्योरी में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा था। थ्योरी में इसलिए अच्छा था कि मेरा जहन तेज़ था बहुत ज़्यादा, और मैं किसी भी चीज़ को एक दफ़ा पढ़ता हूँ तो मुझे वो चीज़ याद हो जाती है, या मुझे याद करना, मैं इस तरह कह लूँ कि आसान होता है बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को याद करना। जबकि प्रैक्टिकल वर्क में ऐसा है कि अगर कोई चीज़ मुझे वो बताएंगे कि यार ये जनरेटर है, इसकी ये चीज़ें हैं, और अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, कोई मशीनरी ख़राब हो जाती है, उसको इस तरीके से ठीक करना है या करना है, मेरी समझ में वो नहीं आता जब तक कि मैं 2 से 3 मरतबा अपने हाथ से वो चीज़ कर ना लूँ। तो मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम अभी चल रहा है वो बहुत आगे है हमसे, उनका प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर ध्यान ज़्यादा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप किन वीडियोस पर रिएक्शन देखना चाहते हैं वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ जो मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, उससे हमें बहुत ज़्यादा एक ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।